बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का आज लास्ट लेक्चर है हमारा। और आज के लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या होते हैं। मेरा बेटा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन स्टेट ऑफ रेस्ट हो या वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो तो हम कहेंगे उस वक्त ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। तो बेटा देखें, इफ़ अ बॉडी इज़ इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन वी कैन से ऑब्जेक्ट इज़ इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब मेरा बेटा, अगर डेफिनेशन को ध्यान से देखूं तो एक रेस्ट की कंडीशन आ रही है, एक मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी की कंडीशन आ रही है। इट मीन्स मेरे पास इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स होंगी, एक वो टाइप जो कि रेस्ट को रिलेट करेगी और एक वो टाइप जो कि कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिलेट करेगी। तो मेरा बेटा, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में बात करता हूँ स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऐसी टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम जिसके अंदर ऑब्जेक्ट इन स्टेट ऑफ रेस्ट होता है, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखूं, इफ़ अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट देन वी कैन से ऑब्जेक्ट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद मेरा बेटा दूसरी टाइप हमारे पास आ जाती है डायनामिक इक्विलिब्रियम की। डायनामिक इक्विलिब्रियम है मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी के। जब भी कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है तो उस वक्त ऑब्जेक्ट आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर होता है। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम फर्दर टू टाइप्स के अंदर डिवाइड है। अब आपको पता है ऑब्जेक्ट या तो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा यानी कि लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा या वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा। अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो तो उस वक्त वो आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होता है, और अगर वो कांस्टेंट रोटेशनल या कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो तो उस वक्त तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होता है। तो देखिए टू टाइप्स हैं, एक है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होगी, जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा तो उस वक्त ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी का मतलब है v क्या हो गया, कांस्टेंट। अगर v कांस्टेंट है इट मींस उसके अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अगर लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है तो इट मींस उसके ऊपर जो अप्लाइड फोर्स होगी उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो दीज आर द बेसिक कंडीशंस ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। तो बेटा एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा के साथ डिनोट करते हैं। अब अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इट मींस एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगी, जीरो। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा के साथ डिनोट करते हैं, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अगर अल्फा जीरो है तो इट मींस टॉर्क अप्लाइड भी क्या हो जाएगी, जीरो। टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट। तो रोटेशन की वजह से टर्न क्रिएट हो रहा होता है ना, तो इट मींस जब टर्निंग इफेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो है तो टर्निंग इफेक्ट भी जीरो हो जाएगा। तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और ये आपसे कंडीशंस पूछी जा सकती हैं एमसीक्यूज के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम की। मेरा बेटा इक्विलिब्रियम के पास दो कंडीशंस है। एक पहली कंडीशन कि जब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम के अंदर होगा तो उस वक्त उसके ऊपर जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी उन सब का सम इक्वल टू जीरो होगा। इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो देखिए सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये समीशन सम का शो करता है, तो समीशन ऑफ फोर्सेस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो इट मींस दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। मेरा बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करेगा इट मींस वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। अच्छा, उसके बाद मेरा बेटा सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है कि जब ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा तो उसके ऊपर जितने टॉर्क एक्ट कर रहे हैं उन सब का सम भी क्या होगा, इक्वल टू जीरो। देखिए सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो। तो ये कंडीशन है मेरे बेटा, सेकंड कंडीशन की इक्वेशन है। और जब भी ऑब्जेक्ट सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हमेशा रोटेशनल इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब मेरा बेटा आपसे पूछा जाता है एमसीक्यूज में, इफ अ बॉडी इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम देन इट विल सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, बोथ या नन। तो मेरा बेटा जब वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगा तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है। अगर वो कहता है इन द स्टेट ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो फिर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है। अगर वो कहता है इन द स्टेट ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो फिर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है। एमसीक्यूज की वर्डिंग को अपने गौर से पढ़ना है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है तो उस वक्त जितने उसके ऊपर क्लॉकवाइज टॉर्क एक्ट कर रहे होंगे उतने ही उसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एक्ट कर रहे होंगे। और इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आप अपने एक्सरसाइज के तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है तो उसके ऊपर क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की जो तादाद है या जो उनकी सम है वो हमेशा आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये बेसिक आइडिया था इक्विलिब्रियम का और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का। इसमें अगर किसी बच्चे को कोई मसला हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पूछ सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।